हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। नमस्कार बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 6 और इस पाठ का नाम है 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता राज्यों का उदय। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता राज्य, कौन कौन से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। तो सबसे पहले भूमिका है। भूमिका में बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, अवध, पंजाब, राजपूत, मराठा एक अध्ययन। तो चलिए, मुगल साम्राज्य का विघटन औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में ही प्रारंभ हो गया था। राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, सतनामी तथा सिखों के गंभीर विद्रोह हुए। दक्कन में मराठों के उत्कर्ष ने भी मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए एक और युद्ध लड़ा गया, जबकि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में सभी तीनों पुत्रों में राज साम्राज्य को बराबर बांट दिया था। उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मुअज्जम, जो काबुल तथा पंजाब का गवर्नर था, विजयी हुआ तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी आयु 63 वर्ष की थी। वह मृदु तथा सहिष्णु स्वभाव का विद्वान तथा उदार व्यक्ति था। वह सबके साथ शांति चाहता था। वह विद्रोह दबाने में असमर्थ रहा। उसने अपने छोटे से शासनकाल में सामंजस्य की नीति का पालन किया। उसने राजपूतों को प्रसन्न किया तथा शिवाजी के पौत्र साहू को, जिसे औरंगजेब ने कैद कर रखा था, मुक्त कर दिया। किंतु पंजाब में उसे सिखों के नए नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह यानी 1712 से 1300 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तथा मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी सम्राट बने। ये सभी अकर्मण्य, अकुशल तथा विलासी पुरुष थे। वे सरकारी कामकाज में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे। सामंत भी सैन्य कार्यों से दूर भागते थे। इन परिस्थितियों में अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुर्शीद कुली खां, अवध में सादात खां तथा दक्कन में निजाम ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। दोआब में रुहेलों ने स्वायत्त शासन स्थापित कर लिया। मराठों ने गुजरात, मालवा तथा बुंदेलखंड के कुछ भाग पर नियंत्रण कर लिया। राजपूतों ने स्वयं को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त करके साम्राज्य के शेष भाग पर अपने प्रभाव में वृद्धि की। मोहम्मद शाह के कमजोर प्रशासन के कारण फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा आघात था। मुगल सेनाएं आसानी से पराजित हो गई। नादिर शाह ने दिल्ली में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया तथा नगर में लूटपाट की। उसके आतंक का कहर 2 महीने तक जारी रहा। दिल्ली से वापस लौटते हुए वह शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। अब हम आते हैं बंगाल। 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर बना रहा। उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया। वह दिल्ली का सर्वेसर्वा बन गया। सुजाए-उद-दौला 1727 से 1739 और अर्दी वली खां 1739 से 1756 ने उसका उत्तराधिकार संभाला। इन शासकों के कार्यकाल में बंगाल प्रांत समृद्ध हुआ। उन्होंने भ्रष्टाचार और अक्षय जमींदारी समाप्त कर प्रशासन की पहचान बनाई। उन्होंने जमींदारों के पास एक नए वर्ग का उत्थान किया, जो राजस्व एकत्र करने वाले अधिकांश बंगाली हिंदू थे। जमींदार नवाबों के प्रति उत्तरदायी थे। उन्होंने विदेशी व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी और अपने आगमन का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी। व्यापार और उद्योग को
प्रोत्साहित किया। विदेशी व्यापारियों को भूमि कानून का पालन करना पड़ता था। अलीवर्दी खान ने उन्हें कोलकाता और चंद्रनगर में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी। उसने मराठों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और वे बंगाल से दूर व्यापार करने पर सहमत हो गए। किंतु नवाबों ने कभी भी अंग्रेजों की धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया। वे यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के विस्तृत मस्तिष्क और अग्रणीयता से अनभिज्ञ थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज उद दौला के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में अपने अधिकार में ले लिया। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की। वह दक्कन का गवर्नर था। मोहम्मद शाह ने उसे दिल्ली में वजीर बनाया ताकि वह प्रशासन में सुधार कर सके, किंतु यह एक कठिन कार्य था। इसी बीच निजाम दक्कन वापस चला गया, जहां उसने जमकर शासन किया और अपने लिए एक राज्य की स्थापना करी। निजाम उल मुल्क एक सक्षम प्रशासक था। वह दृढ़तापूर्वक शासन करता था। उसके उत्तराधिकारियों को निजाम के नाम से जाना जाता था, किंतु 1748 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शक्ति के लिए संघर्ष में उन्हें 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें फ्रांसीसी और अंग्रेज सम्मिलित थे। हैदराबाद 1798 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, जब उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के टूटे गठबंधन को स्वीकार कर लिया। अब हम चलते हैं मैसूर। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैसूर राज्य पर चिक्का कृष्णा राजा का शासन था, जो अपने मंत्रियों नंद राजा तथा देव राजा के हाथों की कठपुतली था। हैदर अली ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैसूर की सेना के एक छोटे से अधिकारी के रूप में की थी। अपनी योग्यता, कुशलता, कूटनीति तथा साहस के बल पर वह 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बन गया। उसने एक स्वतंत्र सेना बना ली तथा 1761 ईस्वी में नंद राजा तथा देव राजा को अपदस्थ करके मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। बाद में उसने बेदनूर तथा कनारा को भी जीत लिया तथा श्रीरंगपट्टम में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। उसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निजाम तथा मराठों से युद्ध किया। अंततः वह अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान 1782 और 1799 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। वह भी अपने क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने के लिए वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ा। वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने प्रशासन तथा युद्ध कला में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाया। उसने नए कैलेंडर, मापतौल के नए मापक तथा तराजू की शुरुआत की। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। वह एक योग्य शासक था और बहादुर सेनापति था। और अब हम चल रहे हैं अवध। अवध सन 1782 में सआदत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। वह एक फारसी शिया था जिसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का गवर्नर नियुक्त किया था। सआदत खां ने तेजी से शक्ति तथा प्रसिद्धि हासिल कर ली। नादिर शाह के आक्रमण के अन्य सम्राट ने उसे नादिर शाह से धन के बदले दिल्ली को तहस तहस ना करने की समझौता वार्ता हेतु भेजा, किंतु सआदत खान ने सम्राट और देश से धोखा किया। जब नादिर शाह को वायदे के अनुसार धन ना मिला तो उसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। शर्म और अपमान से आहत होकर सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। सआदत खान के बाद सफदरजंग को अवध का गवर्नर बनाया गया। सन 1778 में जब अहमद शाह सम्राट बना तो उसने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। सफदरजंग के बाद शुआजुद्दौला वजीर बना। वह भोग विलास में लिप्त रहता था। वह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने उत्तरी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अंततः कड़ा के युद्ध में पराजित हुआ तथा
तथा अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पंजाब। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात नेतृत्व शिष्य और महान सेनापति बंदा बहादुर के हाथों में आ गया। उसके अधीन पंजाब में सिख एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और लाहौर एवं दिल्ली के मध्य मुगल शासन को ललकारा। अंत में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और सन 1776 में फर्रुखसियर के शासनकाल में उन्हें मृत्यु होने तक अनेक यातनाएं दी गईं। अब सिखों का कोई एक नेता नहीं था। अब उन्होंने अपने कुलीनों के नेतृत्व में छोटे छोटे समूह बना लिए। इन समूह को मिस्ल कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। मिस्ल अपने अपने क्षेत्रों में गतिविधियां चलाते थे और परस्पर सहयोग करते थे, आपस में सहयोग भी करते थे, किंतु उन्होंने आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में रणजीत सिंह ने उन्हें संगठित किया और एक नए राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति शिखर तक पहुंच गई और उनका सैन्य प्रशासन बहुत नियमबद्ध था और उसमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों अधिकारी थे। उनके पास मजबूत तथा एक अनुशासित सेना थी। रणजीत सिंह ने अपनी चतुर कूटनीति के बल पर मृत्यु पर्यंत तक अपने राज्य को अंग्रेजों से बचा कर रखा। अमृतसर का स्वर्णिम मंदिर रणजीत सिंह ने ही बनवाया था। राजपूत शक्तिशाली सैनिक थे, किंतु एक शक्ति के रूप में कभी संगठित नहीं हुए। वे लगातार परस्पर लड़ते रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजपूतों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मात्र जयपुर के शासक राजा जयसिंह माने जाते थे, जो एक महान खगोल शास्त्री था। राजा जयसिंह ने जयपुर, बनारस, दिल्ली, उज्जैन तथा मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण करवाया, किंतु 18वीं शताब्दी में राजपूत बहुत शक्तिहीन हो गए। मराठा। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन से मराठा शक्ति का उदय हुआ। 1608 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र संभाजी और उनका पोता साहू अयोग्य साबित हुए। संभाजी लगातार मुगलों से युद्ध करता रहा। उसको 1669 में मृत्यु पर्यंत यातनाएं दी गई। उसके पुत्र साहू को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। उसकी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार पेशवाओं ने संभाला। राजा राम उसका उत्तराधिकारी बना, जो 1700 ईस्वी तक लगातार मुगलों से संघर्ष करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय मराठा शासक बना। 1707 में साहू को कारागार से मुक्त कर दिया गया। उसने मराठों का नेतृत्व करने की ठानी, किंतु शिवाजी द्वितीय की उत्तराधिकारी ताराबाई के मध्य सिंहासन को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। बालाजी शिवनाथ ने साहू का समर्थन किया। वह अपने संघर्ष में सफल हुए और बालाजी को अपना पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री 1700 ईस्वी में नियुक्त किया गया। चूंकि साहू मौज मस्ती वाला शासक था, उसने अपनी सभी शक्तियां बालाजी को सौंप दी। पूना मराठा राज्य की राजधानी थी। बालाजी ने सभी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली और वास्तविक शासक बन गया। इस प्रकार नेतृत्व की नई प्रणाली का प्रारंभ हुआ। और अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बालाजी का शासनकाल 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक चला। उसने पेशवा के कार्यालय सिंहासन को वंशानुगत बना लिया। वह एक कुशल प्रशासक, एक कुशल वक्ता और चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने कई सुधार किए और राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया। सैन्य बंधुओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा फारुखसियार के पदच्युत करने में सहायता करी। वे सभी क्षेत्र जो कभी शिवाजी के हुआ करते थे किंतु मुगलों ने जीत लिए थे, वे सभी साहू को वापस मिल गए। मराठों को दक्कन के मुगलों के 6 प्रांतों में चौथे और सरदेशमुखी की वसूली करने का भी अधिकार प्राप्त था। बदले में मराठा प्रमुख 10 लाख रुपए मुगलों को देते थे, 15,000 घुड़सवार देते थे। 1720 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम हैं बालाजी राव प्रथम।
बालाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी था। वह एक योग्य सेनापति तथा सक्षम शासक था। मुगलों की दुर्बलता को समझते हुए अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में बढ़ाना चाहता था। उसने 1724 ईस्वी में मालाबार पर विजय प्राप्त करी। फिर वह गुजरात की ओर गया। वह वहाँ के गवर्नर को चौथ तथा सरदेशमुखी मराठों को दान देने के लिए मजबूर किया। उसने हैदराबाद के निज़ाम को भी चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य किया। 1737 ईस्वी में बालाजी राव प्रथम ने यमुना नदी को पार किया और दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद शाह ने निज़ाम की सहायता मांगी। निज़ाम की सेना दिल्ली की ओर बढ़ी, किंतु 1738 में उसे भोपाल के निकट परास्त कर दिया। निज़ाम नर्मदा और चंबल के मध्य सभी क्षेत्रों का पूर्ण अधिकार बालाजी राव प्रथम को देने पर सहमत हो गया। 1737 ईस्वी में बालाजी के भाई ने पुर्तगालियों में से सेल्लिट और बासन को पकड़ लिया। 4 मराठा प्रमुख बड़ौदा के, गायकवाड़ नागपुर के, रघुजी भोंसले, इंदौर के मल्हार राव होलकर तथा ग्वालियर के राजाजी सिंधिया उभर कर आए। बालाजी ने इन मराठा प्रमुखों को संगठित किया, जिसे मराठा संघ का नाम दिया गया। पेशवा संघ के प्रमुख थे। 1740 ईस्वी में बालाजी राव की मृत्यु हो गई। और अब हम पढ़ रहे हैं बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी में बालाजी राव प्रथम का 18 वर्षीय पुत्र बालाजी राव तीसरा पेशवा बना। 1750 ईस्वी में साहू की मृत्यु के पश्चात पेशवा राज्य के सर्वप्रथम शासक बन गए। उसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने सम्मान और गौरव के चरम बिंदु पर पहुंच गई। उसने अपने पिता की नीतियों का अनुसरण किया और राज्य की सीमाएं विभिन्न दशाओं में बढ़ाई। मराठों ने मध्य भारत पर विजय प्राप्त कर ली। बंगाल पर भी बार बार आक्रमण किए गए। अंत में बंगाल के नवाब वजीर खान को उड़ीसा छोड़ना पड़ा और बंगाल तथा बिहार के लिए चौथ देनी पड़ी। हैदराबाद के नवाब को भी परास्त कर दिया गया और विस्तृत क्षेत्र देने के लिए बाध्य किया गया। 1753 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसे अब्दाली से छीन लिया गया। 1758 में उन्होंने अब्दाली के पुत्र से पंजाब भी छीन लिया, किंतु इसने मराठों को अफगानी कुलीनों का विरोधी बना दिया। और अब है पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 ईस्वी में पानीपत को तीसरी लड़ाई में मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत में एक भयानक युद्ध किया। मराठों ने विश्वराव और सदाशिवराव के नेतृत्व में अपनी बहादुरी से सामना किया, किंतु अब्दाली ने मराठों को करारी मात दी और उनकी शक्ति एवं सम्मान को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। उनका हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का सपना चकनाचूर कर दिया। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र माधव पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सिपाही और वक्ता था। उसने मराठा साम्राज्य का खोया सम्मान पुनः वापस दिलवाया। उसने निज़ाम को परास्त कर दिया। मैसूर के हैदर अली को कर देने के लिए मजबूर किया और रुहेला, राजपूत तथा जाटों को पराजित करके उत्तर भारत के क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया, किंतु दुर्भाग्य से 1772 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात 3 पेशवा नारायण राव 1727 से 1773, माधवराव द्वितीय 1773 से 96 और बाजीराव द्वितीय 1769 से 1818 ने एक नए शासन किया। एक के बाद ये शासन करते चले गए, किंतु वे मराठों की शक्ति को बनाए नहीं रख पाए और उनके मध्य एक गृह युद्ध छिड़ गया। परिणाम स्वरूप 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति का
अंत हो गया। और अब हम पढ़ रहे हैं मराठा एक अध्ययन। भारतीय इतिहास में मराठों ने एक गौरवशाली अध्ययन जोड़ा। सर्वप्रथम वे 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में इतिहास में चमके। शिवाजी मराठों के भोसले वंश में जन्मे एक वीर योद्धा और साम्राज्य संस्थापक थे। उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करके राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की, एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका प्रभाव 1947 ईस्वी तक भारत के स्वतंत्र होने तक बना रहा। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य इस प्रकार 18वीं शताब्दी में पेशवा जी के अधीन चरम पर पहुंच गया और सिंधु नदी के पास आज के पाकिस्तान से लेकर पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत हो चुका था। जब मराठा अपने चरम पर थे तभी उन्होंने मुगलों से सुरक्षित शासन की स्थापना की और कई राजपूत प्रमुख जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत का कई अन्य जगह के राजपूत प्रमुख 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 1818वीं ईस्वी तक आज का समूचा भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख मराठा राजवंश। क्या क्या थे इनके? देवगिरी के यादव, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर और तंजौर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, देवास, धार और छतरपुर के पवारस, विदर्भ और सिंहखेत राज के जाधव। ये थे प्रमुख मराठा राजवंश। मराठा साम्राज्य के राज्य और राजवंश ने उत्तर मध्यकाल के भारतीय इतिहास में एक अहम स्थान प्राप्त किया है। यद्यपि इतिहास में इसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। मराठों के उदय के कई महत्वपूर्ण कार्य थे। कई सदियों के मुस्लिम आधिपत्य के बाद हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का प्रतिनिधित्व किया, मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोका और दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति के साथ सामंजस्य किया। मराठा शासन मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था तथा तात्कालिक विकास किया। उत्तर मध्यकाल की शहरी जनजातियों की शक्ति को संगठित किया। यह निर्विवाद रूप से भारतीय समाज का आधुनिकीकरण था। मराठी भाषा के विकास को प्रोत्साहित किया और मराठा शक्ति को विशेष पहचान दी। ये था हमारा आज का पाठ और बच्चों जानने योग्य बातें जो बहुत आवश्यक है, हम अभी इस पर प्रकाश डालते हैं। याद रखने योग्य बातें क्या हैं? मुगल साम्राज्य विघटन और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में ही प्रारंभ हो गया था। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह मुगल साम्राज्य के हित के लिए सबसे बड़ा आघात था। 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के समूचे क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। टीपू सुल्तान ने एक नए कैलेंडर और नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। सिख बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में एक प्रमुख शक्ति बन गए थे और 1818 ईस्वी में मराठा शक्ति का पतन हो गया। मराठों के पास संगठित और सैन्य शक्ति का अभाव था। तो आज का हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ और इसमें जो अभ्यास कार्य है बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना होगा और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।